हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराग सिंह। आज से हमारी लाइव क्लास शुरू होने वाली थी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शुरू नहीं हो पा रही है। इसलिए आज हम सामान्य तरीके से ही शुरू करेंगे और कल फिर हम लोग इसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखेंगे और यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट करके भी चीज़ों को बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में, किस समिति में? प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी या राजेंद्र प्रसाद? तो आपको पता है कि जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति बनी थी उसमें 7 सदस्य थे और उन 7 सदस्यों में कौन कौन से थे? बी.आर. अम्बेडकर जी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे, के.एम. मुंशी थे और एन. गोपाला स्वामी आयंगर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, बी.एल. मित्रा थे और डी.पी. खेतान थे। तो डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद कृष्णामाचारी, जो टी.टी. कृष्णामाचारी जी थे, उनको सदस्य बना लिया गया था और बी.एल. मित्रा के स्थान पर बाद में एन. माधव राव को सदस्य बनाया गया, जबकि राजेंद्र प्रसाद इसमें नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अर्थात राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डी, राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा। 1946 के मंत्रिमंडल, जो अंतरिम मंत्रिमंडल बनी थी 1946 में गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार किसे सौंपा गया था? बलदेव सिंह को, सी राजगोपालाचारी जी को, सी.एच. भाभा को या आसफ अली को? तो आपको पहले मैं बता दूं कि इसमें किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है? शिक्षा मंत्रालय के बारे में, कि शिक्षा मंत्रालय किसे दिया गया था। तो शिक्षा मंत्रालय दिया गया था, किसको दिया गया था? शिक्षा मंत्रालय दिया गया था सी राजगोपालाचारी जी को। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। और हम लोग देख लेते हैं कि और जो नाम दिए गए हैं इनको कौन कौन से मंत्रालय, अंतरिम मंत्रालय जो उस समय मंत्रिमंडल गठित हुआ था, कौन कौन से दिए गए। तो इसमें जो है बलदेव सिंह को दिया गया था रक्षा मंत्रालय, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय प्राप्त हुआ। सी राजगोपालाचारी को मैंने बताया शिक्षा मंत्रालय, सी.एच. भाभा जी को खान एवं बंदरगाह मंत्रालय दिया गया था और आसफ अली जी को रेलवे मंत्रालय दिया गया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बी हो जाएगा, लेकिन बाद में हमने और चीजें भी सारी देख ली। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अर्थात सरदार पटेल। सरदार पटेल जी को 2 चीज़ों का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, एक तो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति और दूसरा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल जी थे। ठीक है, तो 2 चीज़ों का अध्यक्ष बनाया गया सरदार पटेल को। अब देख लेते हैं अन्य जो नाम दिए गए हैं। तो हम देखेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को जो है जो अध्यक्षता दी गई थी वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर जी थे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी को जो है संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा जो जे.बी. कृपलानी हैं उनको झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, एक चीज और आ जाती है संघ शक्ति समिति, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो अब अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न। स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, अभी तक हमने कौन सी मंत्रिमंडल की थी देखा था? 1946 वाली। लेकिन अब हम कौन सा देखेंगे? 1946 के बाद जब स्वतंत्र भारत हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया, तो वो जो पहली मंत्रिमंडल गठित हुई थी उसमें कौन कौन से लोगों को कौन कौन से मंत्रालय दिए गए ये हम देखेंगे। तो इसमें पहली चीज ये देखना है कि जो विधि मंत्री बनाया गया, क्या कौन सा मंत्री? विधि मंत्री, वो किसे बनाया गया? एन.
वी गाडगिल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आर के षणमुखम चट्टी या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। तो जो विधि मंत्रालय बनाया गया था, विधि मंत्री बनाया गया था, वो बनाया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। आप लोग समझ रहे हैं। तो जो विधि मंत्री थे यानी कानून मंत्री, वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। स्वतंत्रता के पश्चात जो गठित अंतरिम मंत्रिमंडल था उसमें। अब देख लेते हैं अन्य जो नाम दिए हैं उनमें कौन है। एन वी गाडगिल साहब को दिया गया था कार्य, खाद्यान्न और ऊर्जा मंत्रालय, इनको दिया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। आर के षणमुखम चट्टी सर को दिया गया वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न हो गए। 5वां प्रश्न आइए देखते हैं क्या कह रहा है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? यदि इनको ये नया राज्य अपना बनाते हैं, जैसे हमारे पास अभी कितने राज्य हैं, तो जैसे हमारे पास अभी 27 टोटल 27-28 राज्य हैं, जो उनमें से यदि हम उनकी संख्या बढ़ाना चाहें तो हमें किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी? आइए देखते हैं। साधारण बहुमत की, 2/3 बहुमत की, 3/4 बहुमत की, या 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। तो ये जो नया राज्य बनाने की प्रक्रिया है, इसको संविधान के तहत कोई संशोधन नहीं माना जाता, इसलिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है। तो ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में वर्णित है। 368 यानी संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान का संशोधन। और ये हमने लिया कहाँ से था? ये हमने लिया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो अब अगला देखते हैं 6वां प्रश्न। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया, कौन सा? समाजवादी शब्द। किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया समाजवादी शब्द। तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया ए अर्थात 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 1976 के द्वारा के तहत जोड़ा गया। 3 शब्द जोड़े गए थे उस समय, केवल समाजवादी शब्द नहीं था बल्कि 3 शब्द थे। वो 3 शब्द कौन कौन से थे? आइए देखते हैं। पहला शब्द तो समाजवादी हो गया, दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जो शब्द था वो था अखंडता शब्द, अखंडता, अखंडता शब्द। 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, अगला 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान की शुरुआत में कितनी अनुसूचियां थी? भारतीय संविधान की शुरुआत में संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 12 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां या 5 अनुसूचियां? तो जब संविधान शुरू हुआ था उस समय हमारे पास टोटल केवल और केवल 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। आपको मैं बता दूं संविधान का जो मूल पाठ था उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी ना। 8वां प्रश्न आइए देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों का मौलिक अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत, या संविधान के अनुच्छेद 19(1) का ए के तहत, या संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, या संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अर्थात संविधान के अनुच्छेद 19(1) का ए के तहत। ठीक है, अब देखते हैं 19 संविधान के 19 में क्या कहा गया है। संविधान का 19 जो है वो कहता है कि वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण इसके तहत होता है, यानी बोलने, अच्छे वातावरण में रहने, सूचना का अधिकार, सूचना पाने, ये सारी चीज़ें जो हैं अनुच्छेद 19 के तहत है। ठीक है, इसमें अनुच्छेद 19 में कई सारी चीज़ें आती हैं। आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें वो आती हैं 19 में। तो अनुच्छेद 19 में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं 19 में अनुच्छेद में पहली चीज़ तो ये कि अनुच्छेद 19 कहता है कि वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। तो इसमें का है वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र का अधिकार, दूसरा है खा
शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, गा है संगम या संघ बनाने का अधिकार, घा है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम सकता है। और इसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, कि भारत का यदि कोई नागरिक है तो वो भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर बस सकता है, रह सकता है, घूम सकता है। और इसके अलावा एक और है कि कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार भी उसको इसी अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त होता है। यानी भारत का नागरिक कहीं भी रह सकता है, भारत क्षेत्र के भीतर कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी व्यापार कारोबार कर सकता है, अपना संघ या संगम बना सकता है, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसी में। 9वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार यानी RTE मतलब राइट टू एजुकेशन कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को, 1 अगस्त 2010 को, 1 अक्टूबर 2010 को या 1 दिसंबर 2010 को? ये सीधा सा प्रश्न है और सीधा सा इसका उत्तर ए हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010 को RTE लागू हुआ। कब? 1 अप्रैल 2010 को। RTE फुल फॉर्म राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। ठीक है, 10वां प्रश्न आइए देखते हैं, भारतीय संविधान की संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय या प्रविष्टियां हैं? तो संघ सूची, आपको पता है कि सूचियां 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक, समवर्ती सूची। तो इसमें पूछा गया है आपसे संघ सूची के विषय में कितनी प्रविष्टियां हैं वर्तमान में संघ सूची में? 97 प्रविष्टियां, 61 प्रविष्टियां, 100 प्रविष्टियां या 52 प्रविष्टियां? तो अभी वर्तमान में संविधान की संघ सूची में 100 प्रविष्टियां हैं, जबकि संविधान जब शुरू किया गया था, लागू हुआ था, उस समय 97 प्रविष्टियां थी, 97 प्रविष्टियां थी, तब विषय थे तब। लेकिन 3 विषय बढ़ गए हैं अभी और ये बढ़ के 100 हो गए हैं। ठीक है, और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि तब जब संविधान शुरू हुआ था तब राज्य सूची में टोटल 66 विषय थे। राज्य सूची में 66 विषय थे, इनकी संख्या घट के अभी 61 हो गई है। ठीक है, और इसके अलावा समवर्ती सूची की यदि हम बात करें तो समवर्ती सूची में जब संविधान लागू हुआ था तब 47 विषय थे, लेकिन अभी कितने विषय हैं हमारे पास? 52 विषय हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न आइए देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो मूल अधिकारों का वर्णन जो किया गया है वो है भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। मूल अधिकारों को हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। मूल अधिकारों की संख्या हमारे पास अभी कितनी है? 6 है। जब संविधान शुरू हुआ था उस समय हमारे पास मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न। अब इसमें अन्य भी देख लेते हैं, अदर क्या क्या कह रहा है। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? भाग 1 में क्या क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में हम देखेंगे क्या है। भाग 2 में देखते हैं नागरिकता से संबंधित चीज है, यानी नागरिकता। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार। और भाग 4 में यदि हम देखते हैं तो क्या है? तो भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। अगला देखते हैं, 12वां प्रश्न है, मूल अधिकारों के हनन। आज के जो प्रश्न आपके लिए मैंने रखे हैं वो प्रश्नों का जो संग्रह है इतना अच्छा है कि आप इस प्रश्न को, इस पूरे सेशन को यदि देख लेते हैं 25 प्रश्न के, तो मेरा दावा है कि आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, किसी भी एग्जाम में, तो आपको कम से कम दो तीन प्रश्न श्योर इसी 25 प्रश्नों में से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आइए देखते हैं 12वां प्रश्न, मूल अधिकारों के हनन के सापेक्ष कोई व्यक्ति किस अनुच्छेद के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन किया गया है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत, 732 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य चीजें भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 14 कह रहा है कि समता का अधिकार की बात कह रहा है अनुच्छेद 14, और 14 में 14 से 18 तक समता का अधिकार है। 14 से 18 तक समता का अधिकार है। समता के अधिकार में अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है
14 कह रहा है कि विधि के समक्षमता एवं विधि के समान संरक्षण की बात कह रहा है 14। 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किया जाता है। 19 अभी हमने देख ही लिया पीछे प्रश्न में कि 19वां प्रश्न 19 अनुच्छेद 19 कहता है वाक स्वातंत्र आदि विषयक स्वतंत्रता। ठीक, क्या कह रहा है? 19वां कह रहा है वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। और 32वां क्या कह रहा है? 32 कह रहा है कि किसी भी इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तन कराने के लिए उपचार यानी जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो 32 के तहत आ जाएगा। यानी 32 के तहत यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, 13वां प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? मूल जो संविधान का पार्ट था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को बाद में 1900 कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। देखिए, तो इस प्रश्न का मैंने उत्तर भी शायद बता दी क्या। भारत के संविधान के मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये था 42वां संविधान संशोधन 1976। जिस अभी हमने इसके पहले भी एक प्रश्न देखा कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा हमने जहां 3 शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा, वहीं ये भी जोड़ा था हमने कि संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य भी हमने जोड़ा था। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये प्रश्न बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है लेकिन आपको याद रखने वाला प्रश्न है क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो मूल कर्तव्य को हमने किस संविधान से लिया गया है? भारत के संविधान में किस संविधान से हमने लिया है? आयरलैंड के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अर्थात सोवियत संघ के संविधान से हमने मूल कर्तव्यों को लिया है। इसके अलावा जो चीजें उनको हम देख लेते हैं। आयरलैंड के संविधान से हमने लिया है नीति निर्देशक तत्वों को, इंग्लैंड के संविधान से हमने संसदीय व्यवस्था को ले लिया है, अमेरिका के संविधान से मूल कर्तव्यों को ले लिया है, मूल अधिकारों को ले लिया है, और मूल कर्तव्यों को हमने सोवियत संघ के जो आज का रूस है वहां के संविधान से लिया है। ठीक है, 15वां प्रश्न देखते हैं। मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया? 4 समितियां दी गई, उन समितियों में से कहा गया है कि किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया है। तो इसमें से देखते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या ML सिंघवी समिति। तो इसमें से ए इसका उत्तर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बाकी की तीनों की तीनों जो समितियां हैं ये जुड़ी हुई पंचायती राज से जुड़ी हुई हैं। किससे? पंचायती राज से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, पंचायती राज से जुड़ी हुई है। तो अगला 16वां प्रश्न अब देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं यानी जो भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या दक्षिण अफ्रीका के संविधान से? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी, DPSP इसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो इसको हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, अब ये आयरलैंड है कहाँ? ब्रिटेन है, ब्रिटेन के पास से जुड़ा हुआ ही एक देश है आयरलैंड। तो अगला देख लेते हैं, इसमें इसी में आने जो चीज़ें उनको देख लेते हैं। जो जर्मनी के संविधान है उनके संविधान से हमने क्या लिया है? आपात उपबंध लिया है, आपात उपबंध। फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात ली है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान के संशोधन की चीजें रखी हैं। ठीक है, अब देखते हैं 17वां प्रश्न देखते हैं। विवाद होने की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यदि विवाद होता है तो उस स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मूल कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो इसका अब देखते हैं, क्या लागू कराया जा सकता है? नहीं। हाँ, केवल विशेष परिस्थितियों में, केवल नीति निर्देशक सिद्धांत को, केवल मूल कर्तव्य को, या उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि डी इसका उत्तर हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा, अर्थात
विवाद हो या कोई भी स्थिति हो तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, ये एक इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो एक प्रकार से राज्य अपनी जब नीतियां बनाएंगे तो उन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे, और मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए हैं, उनका वो स्वेच्छा से पालन करें, ये इसलिए बनाए गए हैं। 18वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो होता है वो होता है सी, अर्थात प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यदि इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर आएगा, इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा की यदि बात आएगी और देश के अंदर की, तो वो गृह मंत्रालय देखेगा। यदि तीनों सेनाओं का प्रधान कौन है उसकी बात आए तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ये उपराष्ट्रपति जी जो हैं, इनका उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम नहीं होता, जबकि ये राज्यसभा के सभापति के रूप में इनका कार्यों का संचालन करते हैं ये। ठीक है, अब 19वां प्रश्न देख लेते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? जो संवैधानिक उपचार हैं उनका किस अनुच्छेद के तहत आता है? उनकी बातें अनुच्छेद 14 से 18 तक, 19 से 22 तक, 23 से 24 तक या 32 से 35 तक। तो इस जो प्रश्न है इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अभी हमने इससे पीछे भी एक प्रश्न देखा कि संवैधानिक उपचार यदि किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो किस अनुच्छेद के तहत वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो इस पूरे चीज का जो वर्णन है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 से 35 तक में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं, जो 14 से 18 तक है वो समता का अधिकार है, 19 से 20 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके अलावा समता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। इसके अलावा जो अनुच्छेद 23 और 24 है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 32 और 35 से 35 तक हमने देख लिया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला 20वां प्रश्न देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो ये रखा गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक। हमने अभी देखा 14 से 18, 19 से 14 से 18 तक देखा, फिर 19 से हमने 22 तक देखा, 23 से लेकर 24 तक देखा। अब हम देखते हैं कि 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, और 29 से लेकर 30 तक जो है वो है क्या? वो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये जो है इसमें संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। 1 से 4 तक क्या है? भारत का राज्य क्षेत्र, संघ, भारतीय संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। और 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता, भारत के नागरिकों को नागरिकता कैसे प्रदान की जाएगी, सब कुछ उसके बारे में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन है। आइए देखते हैं 21वां प्रश्न, ग्राम पंचायतों का गठन नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किस अनुच्छेद में आता है? पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत आता है? यह आता है अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन की बात आती है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन हो। और इसके साथ ही ये किसके अंतर्गत आएगा? चूंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसी बीच में 40 आएगा, इसलिए अनुच्छेद 40 जो है आ जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 39 में क्या है? 39 में तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतिगत तत्व हैं। ठीक, 39A में क्या लिखा गया है? 39A या 39 का में लिखा गया है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई है। 40 हमने देख ही लिया कि ग्राम पंचायतों का गठन होगा। 41 में हम देख लेते हैं क्या है? 41वां क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सड़कों पे हैं और वो लोग कह रहे हैं जॉब #जॉब दो मोदी। ठीक,
तो वो जो है जॉब मांगने का जो काम है वो आर्टिकल 41 के तहत ही हो रहा है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक, 20वां प्रश्न अब देख लेते हैं, 22वां सॉरी। समान नागरिक संहिता यानी एक शब्द है कॉमन सिविल कोड, आपने बार बार नाम सुना होगा, कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड लागू कर दो, यानी एक समान सब कुछ हो, लागू कर दो, बात सुना होगा। तो इससे संबंधित प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 42 में, 43 में, 43A में या फिर 44 में? तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आता है समान नागरिक संहिता। ठीक, हमने 41 तक, अनुच्छेद 41 तक अभी बात कर ली है। अनुच्छेद 42 में देख लेते हैं आगे इनमें क्या क्या है। अनुच्छेद 42 जो है वो संबंधित है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, यानी काम जहां भी करवा रही हो सरकार या कोई भी निजी कंपनी या कुछ भी, वहां पे जो काम करने की व्यवस्था हो वो न्याय संगत हो और मानवोचित दशाएं हो वहाँ, यानी पीने का पानी उपलब्ध हो, थोड़ा सा बच्चों की देखभाल के लिए भी व्यवस्था हो, प्रसूति सहायता का उपबंध हो। प्रसूति मीन्स जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनके लिए भी थोड़ा सुरक्षा की व्यवस्था हो। आर्टिकल 43 देख लेते हैं, ये क्या कहता है? 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी कोई अगर काम करने वाला व्यक्ति है तो उसको कम से कम इतनी मजदूरी दी जाए काम के बदले कि उसका जीवन उससे चल सके, सुचारू रूप से चल सके। 43A अब देख लेते हैं। 43A कहता है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, यानी जो कर्मचारी होंगे, काम करने वाले लोग होंगे, वो लोग उद्योगों के प्रबंधन में भी सहभागी की भूमिका निभाएंगे। प्रबंधन जो भी उसका मैनेजमेंट होगा उद्योग का, उसके प्रबंधन में भी ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, केवल कर्मकार बनकर ही नहीं रह जाएंगे। ठीक है, और अभी हमने देखा सामान्य नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड अनुच्छेद 44 के तहत है ही, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 42 हो जाएगा। 42 सॉरी, इसका आंसर जो हो जाएगा 22 का 44 हो जाएगा। ठीक, ओके, अगला देखते हैं। तो अगला देखते हैं कि अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो ये समान नागरिक संहिता है इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बोल देते हैं। मैंने कॉमन बोल दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड। 22वां प्रश्न देखते हैं, बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? यानी 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो उनकी देखभाल की व्यवस्था अनुच्छेद 44 के तहत हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी मैंने इसको बताया आपको, सिविल कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है 44 में। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल की बाल्यावस्था की देखरेख एवं शिक्षा का प्रावधान का किसके तहत है? अनुच्छेद 45 के तहत है। ठीक है, और अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अर्थात अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल की व्यवस्था की गई है। लेकिन और भी चीजें हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया? अनुसूचित 46 में कहा गया अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात कही गई है। यानी जो SC हैं, ST हैं और अदर जो दुर्बल वर्ग हैं, कमजोर वर्ग हैं, उनके शिक्षा और अर्थ मतलब मनी संबंधित हितों की अभिवृद्धि की बात की गई है। और आर्टिकल 45 कहता है, आर्टिकल 45 आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे 2 बार 45 हो गया है, ये 47 होगा। ठीक है, 47। तो 47 क्या कहता है? पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोग स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य के कर्तव्य की बात कही गई है 47 में। यानी ये जो राज्य क्या करता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाता है या फिर MSP या फिर ये जो है जो देता है PDS सिस्टम चालू कर रखा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके तहत गेहूं चावल सब सस्ते रेट में दिया जाता है। ये सब इसी संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत ही दिया जाता है, क्योंकि इसमें कहा गया पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अर्थात 45। लेकिन मैंने सारे जो आंसर दिए हैं उनको भी डिस्कस कर दिया। ठीक है, 23वां प्रश्न देखते हैं, कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद के तहत आता है? कृषि और पशुपालन का जो संगठन है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 48 के तहत, 48A के 49 या 50 के तहत। तो कृषि एवं पशुपालन का जो संगठन है वो आता है अनुच्छेद 48 के तहत।
अनुच्छेद 48 कहता है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अन्य भी देख लेते हैं। 48A में क्या कहा गया है? 48A में कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। यानी ये जो हम नेशनल पार्क बनाते हैं, ठीक है, बर्ड सेंचुरीज बनाते हैं, या फिर अन्य प्रकार से जो हम चीजें कर रहे हैं पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीवों की सुरक्षा, ये सब अनुच्छेद 48A के तहत कर रहे हैं हम, भारत सरकार कर रही है। दूसरी चीज अनुच्छेद 49 क्या कहता है? अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात है, वो 49 के तहत है। ठीक है, यानी जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के स्मारक हैं, मोनूमेंट्स हैं, स्थान हैं, प्लेसेस हैं, वस्तुएं हैं, उन सारी चीज़ों को जो संरक्षण की बात आती है, वो सारा का सारा काम कौन देखता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखता है ना, ASI देखता है। तो ASI किसके तहत गठित हुआ होगा? अनुच्छेद 49 के तहत काम करता है। ठीक है, और अंतिम इसमें है अनुच्छेद 50 के तहत क्या होता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कार्यपालिका जो है और न्यायपालिका इन दोनों का पृथक्करण, यानी दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, यानी एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये हमने देखा, आपको ध्यान होगा, अच्छे से याद करिए। हमने अनुच्छेद 14 से लेकर 1 से लेकर वैसे तो अनुच्छेद 1 से लेकर 50 तक हमने पूरी बात कर ली। इस चीज़ को आप लोग दोहरा लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो अनुच्छेद 1 से लेकर हमने 50 तक ओरली ऊपर से हमने बात कर ली है। अब इसमें काफ़ी हद तक आगे और भी इसमें प्रश्न आएंगे, उनको देखेंगे। अभी देखते हैं 24वां प्रश्न क्या कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? यानी जो इंटरनेशनल पीस है एंड सिक्योरिटी है, को प्रोत्साहन किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है अनुच्छेद 51 के तहत। अब हमने देख लिया, अनुच्छेद 51 तक हमने देख लिया है। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन की बात कहता है। ठीक है, अब देख लेते हैं 2-3 चीजें और जो इसमें दी हैं। अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अनुच्छेद 51 का में ही है मूल कर्तव्य की बात। मूल कर्तव्य का जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 51 का में। ठीक है, भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में। ठीक है, तो इसके अलावा आपको बता दूं कि अनुच्छेद 52 जो है वो उसमें लिखा हुआ है। अनुच्छेद 52 कहता है भारतीय संविधान में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा भारत का राष्ट्रपति होगा। ये इसमें अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये प्रश्न आपने देखा होगा, कई बार डायरेक्ट आता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में, उपराष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या गृह मंत्री में। तो इसका उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है डी, अर्थात यानी कि जो अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, तो 25वां और अंतिम प्रश्न आज का देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किस आधार पर? कैसे करते हैं प्रयोग अपनी शक्तियों का भारत के राष्ट्रपति? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा। तो संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो राष्ट्रपति हैं वो अपने जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग वो सीधे कर सकते हैं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कर सकते हैं। तो जो आप देखेंगे प्रधानमंत्री हो गए या फिर और जो भी उच्च अधिकारी हो गए, वो सब इनके अधीनस्थ होते हैं। इसीलिए इसमें कहा गया है कि सीधे कर सकते हैं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 25 प्रश्न बेहतरीन 25 प्रश्न थे। मैं समझता हूँ इससे पीसीएस, ये सारे के सारे प्रश्न पीसीएस में भी आए थे, पीसीएस में आए थे, एसएससी में हैं, वनडे एग्जाम में तो यही सब प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इन 25 प्रश्नों को बार बार देखें, दोहराएं, और जहां भी अगर कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। आगे कल हम इसी समय 1 बजे फिर हम इसी को आगे देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।